बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि STS 630 की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो गई है और इसकी ड्यू डेट 2 मई है। तो इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले इस असाइनमेंट को आप स्टूडेंट्स को समझा दूं कि इस असाइनमेंट में क्या बेसिकली आप स्टूडेंट्स को पूछा गया है। तो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस फाइल ओपन कर ली है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सबसे पहले आप को ना असाइनमेंट का टाइटल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो असाइनमेंट का टाइटल है एनालाइजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मतलब कि साइंटिफिक मेथड को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह से एनालाइज या अप्लाई किया जा सकता है, तो वो आपको एज असाइनमेंट के टाइटल के साथ आपको जोड़ा गया है सिनेरियो को पेश करके। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में की बात करें तो आपको बताया गया है कि इस असाइनमेंट का मकसद ये है कि स्टूडेंट से क्रिटिकल तरीके से एवेल्यूएट करें कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ एक रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे किया गया है, और ये देखें कि क्या इनका अप्रोच कोर साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे कि एम्पीरियज्म्स, मतलब कि तजर्बा और ऑब्जर्वेशन से वेरीफिएबिलिटी, दूसरे लोग दोबारा चेक कर सकें, और ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि गहरा जानबदारी के मुतालिक जो है वो मुताबिक थे या नहीं। तो ये इस असाइनमेंट का मकसद ओवरऑल यही है, आपको ऑब्जेक्टिव में यही बताया गया है। अगर सिनेरियो की बात करें तो सिनेरियो के अंदर ना आप स्टूडेंट्स को बहुत कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं, और इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से ही आप असाइनमेंट का ये वाला जो पोर्शन है रिक्वायरमेंट को आप सिनेरियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद ही जो है वो फिल कर पाएंगे रिक्वायरमेंट्स को। अब सिनेरियो में आप स्टूडेंट्स को क्या बताया गया है, इससे असाइनमेंट के सिनेरियो की बात करें तो इसमें आपको इन द स्टार्टेड बताया गया है कि एक सेमी अर्बन इलाके में ना एक लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने रिपोर्ट किया कि ग्रेड 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स की एकेडमी परफॉर्मेंस में ना पिछले 3 साल से ना लगातार और बहुत ज़्यादा कमी आई है, और ये ट्रेंड पेरेंट्स, स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स और लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए ना परेशानी का सबब भी बन गया है। मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट एवरेज जो है वो 15 से 20% तक गिर चुकी है, और ये भी देखने में आया है कि स्टूडेंट्स क्लास एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। पहले तो ये था सिनेरियो रियल वर्ल्ड का साइंटिफिक मेथड अब अप्लाई करना है ना, तो 15 से 20% एक गिर चुका हुआ स्टैंडर्ड, ओके, मैथ का और इंग्लिश का और साइंस का, ओके। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको ना सिनेरियो के अंदर बताई गई है। तो एज अ रिस्पॉन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत कुछ आपको रियल वर्ल्ड को मतलब कि बना कर ना रियल वर्ल्ड में क्या कुछ हो सकता है वो बताया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस क्या था, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने ना एक रिसर्च कमेटी बनाई जिसमें सीनियर टीचर्स, स्कूल्स काउंसलर्स और एक लोकल यूनिवर्सिटी का ना प्रोफेसर शामिल था जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का तजर्बा भी है। कमेटी का ना इनिशियल आइडिया और काम करने वाला हाइपोथेसिस ये था कि डिजिटल डिवाइस जैसे कि टैबलेट्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स का क्लास के वक्त इस्तेमाल स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी और मेमोरी पर असर जो है वो असर डाल रहा है। अब डाटा कलेक्शंस किस तरह से करना है, ठीक है, जिसको तजर्बा है साइकोलॉजी का भी, अब वो रिसर्च मेथड कर रहा है। ठीक है, आप PSY 612 रखेंगे, उसमें भी रिसर्च थोड़ी सी होती है। इसी तरह PSY 499A और B जो कोर्स रखेंगे तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे बेस्ड होता है। तो उसमें जो PSY 499B वाला होता है ना वो कोर्स, उसमें आपने डाटा कलेक्शंस करनी होती है और रिसर्च कंप्लीट करनी होती है, ओके, प्रोजेक्ट की फॉर्म में या थीसिस की फॉर्म में। अब डाटा कलेक्शंस दो तरह से हुआ है, एक हुआ है क्वांटिटेटिव डाटा, स्टूडेंट्स के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स और स्टूडेंट सर्वे के जरिए कलेक्ट किया गया है।
सर्वे में स्टूडेंट्स ने ना अपना स्क्रीन टाइम, क्लासरूम अटेंशन लेवल और डिजिटल यूसेज का पैटर्न बताया है। और नंबर 2 पे टीचर्स के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी किए गए हैं। अच्छा, ये जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वांटिटेटिव डाटा नंबर 1 पे बता दिया है, दूसरे नंबर पर इन डेप्थ इंटरव्यूज़ ये क्वालिटेटिव में आता है। ओके, तो टीचर्स के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी किए गए हैं ताकि ना इनका तजुर्बा समझा जा सके, जैसे कि क्लासरूम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस, स्क्रीन स्विच करना और फोकस का लॉस। इन्होंने ना ऐसी क्लासेस का भी कंपैरिजन किया है जहाँ डिजिटल डिवाइसेस कम्प्लीटली तौर पर बैंड है या बैंड थी, और जहाँ बहुत ज़्यादा ना अलाउ की गई थी। रिज़ल्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशंस में। ओके, मज़ीद ये कि कमेटी का कंक्लूजन भी है, मतलब कि अब ज़ाहिर सी बात है कि कमेटी ने कुछ कंक्लूजन भी बता दिया है। तो अब कमेटी का जो कंक्लूजन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ओवरऑल जो है वो मतलब कि कमेटी ने क्या नतीजे निकाले हैं। जो कमेटी बैठी थी स्टूडेंट्स को लेकर जिनकी रेशो 15 से 20% गिर चुकी है। ओके, तो कमेटी ने जो है वो कुछ इस तरह से कंक्लूजन निकाला है रिसर्च में कि 2 महीने की रिसर्च और एनालिसिस के बाद कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस में ना जो गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि गेमिंग, सोशल मीडिया और मैसेजिंग का क्लास के दौरान इस्तेमाल। ओके, लेकिन कुछ टीचर्स ने यह भी कहा है और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स रेशो, घर के इन्वायरमेंट, सिलेबस का प्रेशर और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिसर्च में शामिल नहीं की गई। तो जिससे क्या हुआ, रिसर्च मैनिपुलेट हो गई है और क्या हुआ कि असल फैक्टर्स रिसर्च के अंदर खुलकर सामने नहीं आए। तो ये जो चीज़ थी कमेटी ने यह भी कंक्लूजन निकाला है। अब असाइनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं देख लेते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि नीचे दिए गए टेबल में ना आपको ये एवेल्यूएट करना है कि हर साइंटिफिक फीचर्स किस हद तक स्कूल कमेटी की रिसर्च में ना नज़र आते हैं। हर फीचर्स के लिए ना क्या है, नंबर 1 पे लिखें एक्सटेंड मैट, मतलब कि फुल्ली मैट, पार्शली मैट या नॉट मैट। एक्चुअल में ना ये जब आप डाटा कलेक्शंस करते हैं तो जो भी आपके रिसर्च टाइटल का जो वेरिएबल्स होते हैं उसके रिगार्ड्स जो है ना वो स्केल भी इस्तेमाल करते हो डाटा कलेक्शंस के लिए एज ए क्वांटिटेटिव बेस पे। अब ये क्वांटिटेटिव बेस पे ना डाटा कलेक्शंस हो रहा है, फुली मैट, पार्शली मैट, नॉट मैट। अक्सर जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो वो आपका सर्वे होता है, वो सर्वे भी एक्चुअली में ना आपका एक किस्म का क्वांटिटेटिव सर्वे होता है। रिसर्च कलेक्शंस इसलिए की जाती है ताकि देखा जा सके कि कोर्स अपडेट करना है या नहीं करना। लास्ट टाइम जो है वो साइकोलॉजी के 2 कोर्सेज अपडेट हुए थे, एक तो PSY 515 और PSY 511। अच्छा, तो ये इसलिए ना सर्वे रखा जाता है तो ताकि कोर्सेज में चेंजेस हो या ना हो स्टूडेंट्स की राय के मुताबिक। ओके, यहाँ टीचर्स चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, और लिखें एक छोटी सी ना जस्टिफिकेशन, वजाहत किए आपने ना वो रेटिंग क्यों दी है। सिनेरियो की जो मिसाल देकर समझानी है आपने। अब यहाँ पे जो है वो मैंने जो सॉल्यूशन डिफ़ाइन करना है इसको लेकर, तो सबसे पहले साइंटिफिक फीचर्स हैं। साइंटिफिक फीचर्स की कॉलम की बात करें तो इसमें एम्पिरिकल, वेरीफिएबल, ऑब्जेक्टिव, क्यूमुलेटिव और रैशनल है। ओके, और एवोल्यूशन ऑफ प्रॉम्प्ट की बात करें तो इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपने आंसर्स देने हैं कि ये फुली मैट है या पार्शली मैट है या नॉट मैट है। उसके बाद अगर आपने फुली मैट दिया है तो क्यों आपने फुली मैट जवाब दिया है इसमें, इस वाले कॉलम में, तो उसकी आपने जस्टिफिकेशंस देनी है। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशंस का मकसद यही होता है कि आप डिफेंड कर रहे हो। ओके, अब अपने सवाल के जवाब को। ओके, तो इसलिए अब इसका जो आंसर है मैंने कुछ नंबर 1 पे जो है वो साइंटिफिक फीचर जो है वो एम्पिरिकल का, इसका मैंने एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में आपसे जो सवाल किया गया वो कुछ इस तरह से कि क्या डाटा को सेंसरी ऑब्जर्वेशंस या मेजरेबल इंडिकेटर्स है, मतलब कि तो मैं ऐसे कहूँगा कि फुली मैट है, क्योंकि ना कमेटी ने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, क्वांटिटेटिव डाटा और टीचर्स की इंटरव्यूज, क्वालिटेटिव डाटा
इकट्ठा किया है। टेस्ट स्कोर से एकेडमिक परफॉर्मेंस को ना नापने का एक जो है वो ज़रिया भी है। ओके, मतलब कि नापने का मेजरेबल तरीका है, और जबकि टीचर्स के इंटरव्यू से ना क्लासरूम बिहेवियर्स का ऑब्जर्वेशंस भी मिला है। ओके, तो पहला जो एवोल्यूशंस प्रॉम्प्ट में जो क्वेश्चन था कि क्या डाटा का सेंसरी ऑब्जर्वेशंस या मेजरेबल इंडिकेटर्स का ज़रिया कलेक्ट किया गया है, तो मैंने उसका फुली मेट कर दिया और साथ में इसका मैंने जस्टिफिकेशंस भी दे दिया है। ठीक है, और वेरीफिएबल जो कि दूसरा साइंटिफिक फीचर्स है, तो इसकी बात करें तो इसमें जो सवाल पूछा गया है एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में कि क्या दूसरे लोग इसी मेथड को यूज़ करके या ये रिज़ल्ट दोबारा हासिल कर सकते हैं, तो मैंने पार्शली मेट कर दिया है। ठीक है, पार्शली मेट इसलिए किया है क्योंकि ये जो रिसर्च हुई थी ये हमारे लिए एज अ सेकेंडरी डाटा का सोर्स पर काम कर सकती है, इसलिए मैंने पार्शली मेट कर दिया। ओके, अब जस्टिफिकेशन मैंने किस तरह से की है पार्शली मेट को लेकर, इस सवाल का डिफेंड करना है जस्टिफिकेशन की फॉर्म में, तो जो मैंने जवाब दिया है, तो सर्वे और टेस्ट स्कोर्स का ना इस्तेमाल रेप्लिकेट करना के लायक है, लेकिन असाइनमेंट्स में ना सैम्पल साइज टूल्स या सर्वे के एग्जैक्ट तरीके नहीं बताए गए हैं। इस वजह से कोई भी रिसर्चर्स एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से सेम रिजल्ट हासिल करना मुश्किल समझ सकता है, इसलिए मैंने इसका जवाब जो है वो पार्शली मेट कर दी है। ओके, वेरीफिएबल जो साइंटिफिक फीचर्स है और एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट जो पूछा गया है वेरीफिएबल को लेकर सवाल एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव जो कि नंबर 3 में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या कंक्लूजन्स तक मतलब कि जो एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में जो ऑब्जेक्टिव को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कंक्लूजन तक पहुंचने में पर्सनल बाइसेस कम थी, तो मैंने जवाब दे दिया है पार्शली मेट। क्यों पार्शली मेट? क्योंकि कमेटी ने डिजिटल डिवाइसेस को ना डाउनफॉल का मेन सबब करार दिया, लेकिन दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स रेशो, घर का माहौल, सिलेबस, प्रेशर और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को ना कंसीडर नहीं किया गया। इस वजह से रिसर्च में ना बाइस का चांस है। ओके, तो इसलिए मैंने पार्शली मेट कर दिया। ओके, नंबर 4 पे जो है वो क्यूमुलेटिव है, और इसका एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट ये है, सवाल ये है कि क्या ये स्टडी पहले से मौजूद रिसर्च पर मबनी थी या उसे रेफ़र किया गया था, तो मैंने क्या दिया नोट मेट। क्यों नोट मेट है? क्योंकि असाइनमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि इस रिसर्च ने ना पहले से मौजूद एजुकेशनल या साइकोलॉजिकल रिसर्च का हवाला दिया हो। साइंटिफिक रिसर्च में ना पहले के काम का जिक्र ज़रूरी होता है ताकि ना न्यू रिसर्च को बेस मिले। ठीक है, इसलिए जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो तो लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू करने का मकसद क्या होता है? ताकि एक आपकी रिसर्च को बेस मिल जाए। इसलिए जब आप PSY 499A कोर्स रखेंगे तो उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू भी मेंशन करना होता है कि कौन कौन से आपने अपने रिसर्च को लेकर रेलिवेंट जो है रिसर्च पढ़ी हैं। ओके, ताकि आपकी रिसर्च को एक बेस मिल जाए। 5th नंबर पे है रैशनल। रैशनल को लेकर एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में क्या सवाल पूछा गया है? एवोल्यूशन प्रॉम्प्ट में सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया आप स्टूडेंट्स को इस असाइनमेंट में कि क्या लॉजिकल रीजनिंग और कंसिस्टेंट लॉजिक यूज़ की गई है कंक्लूजन तक पहुंचने में, तो मैंने पार्शली मेट आंसर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और लो परफॉर्मेंस का लिंक लॉजिकली कंसिस्टेंट लगता है, लेकिन जब दूसरे जो रीजंस हैं या सबब हैं इनको इग्नोर किया गया जाए तो रीजनिंग इनकम्प्लीट हो जाती है। अगर मल्टी फैक्टर एनालिसिस किए जाते हैं तो कंक्लूजन ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो गाइस ये था आपकी असाइनमेंट का सलूशन। मज़ीद ये है कि आपको नीचे क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको ना नीचे असाइनमेंट में ना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सबमिशंस को लेकर। क्या आपने अपनी असाइनमेंट्स को ना मेहरबानी करके फुली इंस्ट्रक्शंस को जो नीचे दी गई हैं उसके मुताबिक इंश्योर करना है, और असाइनमेंट जो है वो इसी के मुताबिक एक्सेप्ट की जाएगी। पहली बात है कि जो आपकी है असाइनमेंट वो AI जनरेटेड कंटेंट पर ना हो। दूसरा ये है कि आपने इररेलेवेंट मटेरियल से ग्रेज करना है और फोकस करना है जो कुछ आपको आपके सवाल के जवाब पर हो उसी पे आपका फोकस हो।
सबमिट करनी है ओरिजिनल को और प्रिसाइज करना है रिस्पांस को। सबमिशन जो है वो लाजमी तौर पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। प्लेजरिज्म से मतलब कि कॉपी पेस्ट ना किया हो, कि एक दूसरे आपस में स्टूडेंट एक दूसरे को कॉपी पेस्ट ना किया गया हो, या इंटरनेट का कोई भी सोर्स ना हो, या कोई दूसरा सोर्स ना हो, या AI सोर्स ना हो, वरना भी क्या होगा, 0 मार्क्स होंगे। लेट सबमिशंस की सूरत में जो है वो आपकी असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। और ये भी इंश्योर करना है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो LMS के थ्रू ही सबमिट हो, डेडलाइन से पहले पहले। सबमिशंस के दौरान आप सबमिशंस जो है वो ईमेल के ज़रिए नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप किसी भी जो भी इस कोर्स का सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर उसको ईमेल करें तो सबमिट ने आपकी जो है सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये जो थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी असाइनमेंट की सबमिशंस को लेकर। उम्मीद है कि ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा और आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और अपनी वर्डिंग में जो है वो आप असाइनमेंट कर सकेंगे। क्योंकि जितनी भी वीडियोस बनाई जाती है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, वो एक्चुअल में आप स्टूडेंट्स के लिए एक लॉजिकल पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट और जो इंफॉर्मेशन पॉइंट है उनको क्लियर करने के लिए, ताकि आप अपनी वर्डिंग में असाइनमेंट्स या GDBs या फिर कोर्स को लेकर कोई भी है उसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करके अपनी वर्डिंग में जो है वो कंप्लीट कर सकें। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट, GDB या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।